मैं अपने मोबाइल के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे नगद पुस्तक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नगद पुस्तक का परिभाषा में आपको लिखना है, क्लस्टर संगठन में चले हुए नगद और बैंक लेन देन को खाता शीर्षक के अनुसार लिखने वाली पुस्तक को नगद पुस्तक कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कहना है कि CLF में जितना भी प्रकार का लेन देन हुआ हो, चाहे वो नगद किया गया हो या फिर बैंक से किया गया हो, उन सभी लेन देन को उसके खाता शीर्षक के अनुसार आपको जिस पुस्तक में उसको लिखा हुआ रहता है या फिर जिस पुस्तक में लिखना है उस पुस्तक को नगद पुस्तक कहते हैं। तुम लोग आगे देखते हैं नगद पुस्तक लिखने से क्या क्या फ़ायदा होता है हमको। तो पहले हम लोग देखते हैं, 1 नंबर में है रखा है हमने, हर एक बैठक में होने वाले प्राप्त और भुगतान का विवरण का पता चलता है। फिर दूसरे में प्रारंभ राशि और अंतिम राशि का पता चलता है। जी हाँ, अगर आप नगद पुस्तक को नहीं लिखेंगे तो आपको उस माह या उस बैठक का आपको अंतिम राशि का पता नहीं चलेगा। हर एक बैठक में खाता शीर्षक के अनुसार कितना प्राप्त हुआ और कितना भुगतान हुआ इसका पता चलता है। ठीक है, के आधार से साधारण खाता बही में विवरण लिख सकते हैं या फिर साधारण खाता बही लिखने में आसानी होती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं नगद पुस्तक लिखने के तरीके, मतलब लिखने का तरीका क्या है और कैसे उसको बुक्स में एंट्री करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नगद पुस्तक में बाएं तरफ प्राप्त का विवरण में दिनांक, रसीद संख्या, प्राप्त का विवरण, फिर साधारण खाता बही पृष्ठ संख्या, नगद कुल और बैंक कुल रहेगा और उसी कॉलम के अनुसार आपको लिखना है। फिर दूसरे नंबर में नगद पुस्तक में दाएं तरफ भुगतान का विवरण में दिनांक लिखना है, फिर उसके बाद आपको वाउचर क्रमांक, भुगतान का विवरण, फिर साधारण खाता बही पृष्ठ संख्या, और या यदि वो नगद में है तो नगद कॉलम में, या तो फिर बैंक में है तो बैंक कॉलम में आपको लिखना है। तीसरा नंबर में रसीद के आधार से नगद पुस्तक में प्राप्त के तरफ प्राप्त का विवरण में वाउचर के आधार पर भुगतान का विवरण लिखना है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे चौथा नंबर में नगद प्राप्त होने पर दिनांक, रसीद संख्या और खाता विवरण लिखकर नगद कॉलम में लिखना है। उसी प्रकार आपको अगला पॉइंट में आपको अगर नगद भुगतान कर रहे हैं तो नगद भुगतान करते समय भुगतान की तरफ दिनांक लिखना है, वाउचर क्रमांक, भुगतान का विवरण लिखकर भुगतान राशि को नगद कॉलम में लिखना है। यदि आपको चेक और DD प्राप्त होने पर दिनांक, क्रमांक संख्या, दिनांक, रसीद क्रमांक, खाता का विवरण को लिखकर बैंक कॉलम में लिखना है। सेम टू सेम इसी का उल्टा आपको 7 नंबर में हमने रखा है कि चेक के माध्यम से भुगतान होने पर आपको भुगतान के तरफ यानी पेज के दाएं तरफ दिनांक, वाउचर क्रमांक, खाता विवरण लिखकर भुगतान राशि को बैंक कॉलम में लिखना है। ठीक है, फिर हमने आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में नगद पुस्तक में खाता शीर्षक को साधारण बही खाता में लिखना और साधारण बही खाता में पृष्ठ संख्या नगद पुस्तक में खाता शीर्षक के सामने लिखना है। ठीक है, और अभी हम लोग आगे देखते हैं प्रति प्रविष्टि क्या होता है कि उसको जब एक ही लेनदेन, एक ही ट्रांजैक्शन को आपको प्राप्त में और भुगतान में दोनों साइड दिखाना पड़ता है, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग के भाषा में कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी में थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए, एक ही लेन देन प्राप्त और भुगतान के तरफ लिखने की प्रक्रिया को प्रति प्रविष्टि कहते हैं। फिर क्लस्टर संगठन में बचा हुआ नगद को यदि बैंक में जमा कराते समय क्लस्टर संगठन के ज़रूरतों को बैंक से नगद निकासी करते समय प्रति प्रविष्टि लिखना चाहिए। मतलब वही बता रहा है कि या तो आप बैंक से निकासी कर रहे हैं या बैंक में
जमा कर रहे हैं तो आपको प्रति प्रविष्टि लिखना पड़ेगा। फिर ए में और बी में अलग अलग पॉइंट है। बैंक खाते में नकद जमा कराते समय भुगतान के तरफ नकद कॉलम में, प्राप्त के तरफ बैंक कॉलम में लिखना है। फिर इसी का उल्टा आपको बैंक खाते से नकद निकासी करते समय भुगतान के तरफ बैंक कॉलम में और प्राप्त के तरफ नकद कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं आगे कुछ पॉइंट है। अंतिम शेष राशि निकालना है, उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे CLF में लेन देन चले हुए हर दिन नकद पुस्तक लिखकर शेष राशि को निकालना चाहिए। दूसरा नंबर में शेष राशि को निकालने से पहले प्राप्त के तरफ नकद कॉलम, बैंक कॉलम को अलग अलग जोड़कर प्रारंभ राशि भी जोड़कर लिखना चाहिए। तीसरा नंबर में भुगतान के तरफ नकद कॉलम और बैंक कॉलम को अलग अलग जोड़कर कुल प्राप्त में से कुल भुगतान को घटाकर अंतिम शेष राशि को लिखना चाहिए। फिर है यहाँ पे अंतिम शेष राशि को अंक में और शब्द में लिखकर CLF का लेखापाल, CLF के पदाधिकारी को और खुद अपनी हस्ताक्षर करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ था CLF के नगद पुस्तक के परिभाषा और उसके ऊपर संबंधित चर्चाएं। तो अभी हम लोग आगे उसके देखते हैं कि उसको कैसे भरना है। तो हम लोग रजिस्टर के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कैसे भरना है। उससे पहले कुछ यहाँ पे आपको नमूना दिखा देते हैं। आपको ये आपका है प्राप्त का विवरण का नमूना है, जो हमको रजिस्टर में बाएं तरफ मिलता है, जिसमें सबसे पहले आपको दिनांक, फिर रसीद नंबर रहेगा, फिर प्राप्त का विवरण में मतलब खाता शीर्षक वहाँ लिखना है, फिर उसके बाद साधारण खाता बही संख्या और नगद और या फिर बैंक, जिस वहाँ 2 कॉलम रहेगा। फिर इसी तरह अगर आपको भुगतान का दिखाएं, अगर मैं बताऊं तो वो हमारे रजिस्टर के दाहिने तरफ होता है, जिसमें दिनांक रहता है। फिर रसीद के जगह में वहाँ पर आपका वाउचर क्रमांक हो जाएगा। फिर वसूली, उसमें भुगतान का विवरण हो जाएगा, भुगतान विवरण। उसके बगल में साधारण खाता बही पृष्ठ संख्या, नगद और बैंक, सिर्फ जो उसमें से वाउचर क्रमांक रसीद के जगह वाउचर क्रमांक रहता है। तो अभी ये नमूना है। फिर अगले में अभी आगे हम लोग देखते हैं उसको कैसे भरना है। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे भरना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आपको दिखा दे रहे हैं कैसे भरना होता है। तो अभी हम लोग इस तरह से आपको पहले नमूना दिखा देते हैं आपका रजिस्टर कैसे रहता है। ये वाला आप देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इतना में से जो है ये प्राप्त का साइड है और ये भुगतान का साइड है। तो प्राप्त साइड में सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, कॉलम रहेगा आपका दिनांक, रसीद संख्या, विवरण, साधारण बही खाता संख्या, नगद और बैंक। और सेम टू सेम इसी तरह से आप अगर भुगतान में जाएंगे तो आपको भुगतान में भी देखिए यहाँ पे उसी तरह मिलेगा दिनांक। अब वहाँ रसीद संख्या के जगह पर यहाँ पे आपको वाउचर संख्या मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा आपका विवरण। यहाँ पे छूट गया है तो मैं इसको अपडेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं डाल के अपडेट कर दे रहा हूँ, इसको कर दे रहा हूँ विवरण। अब देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि विवरण, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उसी तरह साधारण बही खाता संख्या, नगद और बैंक। आपको ध्यान रखना होता है कि संकुल संगठन में जो भी लेन देन हो रहा है या तो प्राप्त हो रहा है या फिर भुगतान हो रहा है, उसमें से ये 2 ही माध्यम से हो सकता है, या तो कैश या फिर बैंक। तो आपको सिर्फ उतना ही, अगर प्राप्त हो रहा है तो प्राप्त साइड में लिखेंगे और यहाँ पे आपको नगद वाले कॉलम के सामने लिखेंगे। अगर बैंक से हो रहा है तो बैंक वाले कॉलम के सामने लिखना है। सेम टू सेम उसी तरह अगर भुगतान कर रहे हैं तो आपको इसमें से रिलेटेड सब्जेक्ट को यहाँ लिखना है विवरण में, और आपको नगद वाले कॉलम के सामने नगद को लिखना है और बैंक वाले कॉलम को के सामने बैंक वाले अमाउंट को लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। इससे पहले मैं रियल डाटा है आपको इसमें मिल जाएगा। ये मेरा प्राप्त का साइड है और इसी को हम लोग बना के देखेंगे अभी कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ये प्राप्त है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और ये भुगतान साइड है।
ये देखिए, ये भुगतान साइड है, यहाँ पे लिखा हुआ भुगतान विवरण, और इधर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा प्राप्त का विवरण। ये है वसूली का विवरण या प्राप्त का विवरण, ये वाला आपका है। तो इसी को हम लोग भर के देखेंगे। तो एक एक करके अभी चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉलम मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पूछेगा आपको दिनांक, तो दिनांक आप डाल दीजिए, आपका प्रारंभ राशि कितने को था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 01/04/2021 को मेरा ये प्रारंभ राशि मेरा कितना है वो मैं डाल दे रहा हूँ। प्रारंभ राशि देखिए यहाँ पे 45,768, ठीक है, 45,768 में यहाँ पे इनपुट कर दे रहा हूँ, 45,768, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह आपको बैंक अमाउंट भी यहाँ आपको इंटर करना होता है। 11,50,367 यहाँ डाल दे, 11,50,367.33, फिर यहाँ पे डाल दिए। एक बार फिर से मिला लेते हैं। यहाँ पे कितना अमाउंट है, 37 है ना, 37, यहाँ पे 33 नहीं 37 है, ठीक है। इसको डालेंगे। चलिए इसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपको कॉलम मिल जाएगा। जैसे जैसे आप वसूली कर रहे हैं, जितना भी VO से आप वसूली करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉलम बना के रखा हुआ है टेबल। इस टेबल में आपको क्रमांक संख्या डालना है। फिर आपको यहाँ कौन सा VO से ले रहे हैं सो आपको ग्राम संगठन का नाम आपको लिखना है। चेक नंबर है तो चेक नंबर डालिए, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको कैश लिख दीजिए, और आपको बचत कितना ले रहे हैं, किस्त कितना ले रहे हैं, ब्याज कितना, और टोटल ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं, चलिए कैसे बनाना है। तो फिर यहाँ मैं एक एक करके फिट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले बहादुरपुर चेक संख्या 037,564। तो यहाँ पे पहले मैं इसको पूरा खाली कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए क्लियर कर दे रहा हूँ। इसके बाद ही आपको फिर मैं दिखाऊंगा भर के। यहाँ से चलिए मैं खाली कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके एंट्री कर दे रहा हूँ। धोबन्नी, इसके बाद है मेरा राता। आपका जो रहेगा उस तरह से आपको यहाँ पे लिखते जाना है। यहाँ पे बरियारपुर, बेडोडी, दिघरिया कला, फिर आपका है पत्रोडी, मांजोरी, इसके बाद है फिर मेरा अमजो। ये मेरा इतना सारा VO है जिससे मैंने पैसे को प्राप्ति हुआ है जहाँ से। तो इसका विवरण मैं यहाँ लिख दिया हूँ। और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि चेक नंबर अब बताइए उसका किसका चेक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ बहादुरपुर का चेक नंबर। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं चेक नंबर। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे इंटर कर दे रहा हूँ 037,564, ठीक है। ये चेक नंबर डालें और इसका बचत मेरे पास 100 रुपया हुआ है तो 100 रुपया इंटर किए। और यहाँ पर किस्त उसका 3,000 है तो 3,000 किए। और ब्याज है मेरा 790। तो इसको एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि कुल ऑटोमेटिक निकाल ले रहा है। तो इसमें हमको ये नकद पुस्तक लिखने में थोड़ा आसानी होता है। तो फिर अभी आगे जाके देखते हैं। फिर आगे लिखते हैं बल ये आपका चेक नंबर नहीं, चेक से नहीं किया गया है तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे कैश, CASH। कैश में हुआ है तो इसको कैश लिख दे रहे हैं। फिर इसका भी अमाउंट उसी तरह बचत लिखिएगा कितना है। तो मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ 100, फिर आपको 2,000, यहाँ पे 450, ठीक है। फिर इसी तरह से आएंगे धोबन्नी
इसमें भी लिखेंगे, देखेंगे चेक संख्या है तो डालिए, नहीं तो फिर लिख दीजिए कैश। और फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए बचत 100 रुपया, फिर आपका किस्त 2822 रुपया, ब्याज है 1078 रुपया। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाएंगे हम लोग राता। इसमें देखिए बैंक से मिला है, चेक से मिला है तो इसको चेक संख्या लिखेंगे 016217। ठीक है, और यहाँ पे आपका इसका ब्याज बचत मेरे पास 2 माह का आया है 200, और ब्याज आया है मेरे पास किस्त आया है 5250, और यहाँ पे ब्याज आया है 3042। इसी तरह से फिर हम लोग आगे देखते हैं बरियारपुर, इसका भी हमको चेक मिला है तो चेक नंबर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, चेक नंबर, और यहाँ पे उसका भी बचत हमको प्राप्त हुआ है 1400, और इसका किस्त प्राप्त हुआ है 6000, और ब्याज हुआ है 5537। तो उसी तरह से मैं देख देख के एंट्री कर दे रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को थोड़ा आगे मिलता हूँ, तब तक के वीडियो थोड़ा ठीक है। तो इसको भी मैं डालता हूँ बेडोडी, इसमें भी हम लोग को कैश प्राप्त हुआ है तो कैश लिख देता हूँ यहाँ पे कैश। इसमें सिर्फ बचत प्राप्त हुआ है, इसमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ डैश डैश करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से आपको फिर आते हैं नया वाला आगे वाला कॉलम में दिघरिया कला, तो इसका भी चेक नंबर डाल दे रहा हूँ 91, और यहाँ डालने के बाद फिर आपका बचत, किस्त और ब्याज। ठीक है, और फिर आगे हम लोग चलते हैं पतरोडी, इसका भी मैं चेक नंबर है तो चेक नंबर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, चेक संख्या फिर आपको यहाँ पर है 5000, फिर है 1672 रुपया, सॉरी यहाँ पे आपको गलत लगे, यहाँ पे उनका 100 रुपया रहेगा, और यहाँ पे रहेगा आपका 5000 और फिर से यहाँ पे 1672। ठीक है, उसी तरह से अबर मांजोरी भी का चेक नंबर है, चेक नंबर डाल दे रहा हूँ 017591। फिर नेक्स्ट कॉलम में 100 रुपया, 10,250 रुपया, 2238। ठीक है, इसके बाद एक तो बच गया मेरा अमजो, उसको भी मैं डाल दे रहा हूँ चेक नंबर। इसका बचत मेरे पास 200 आया है 7500, और यहाँ पे 454। अब देखिए यहाँ पे इसको फिल करने के बाद आपका यहाँ पे आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इसका कुल का टोटल कितना हुआ है, तो यहाँ पे आपको टोटल कुल करना है। जैसे कि आप यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुल करना होता है। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे कुल करना होता है 66,773, और इसमें कितना है मेरा 66,773। इसी तरह से आपको ठीक है, हम लोग फिर यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे हम लोग देख लिए। इसी तरह से हमको यहाँ पर भी टोटल आपको लाना था कि इसमें इस कॉलम में कितना टोटल आ रहा है, तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे ट्रैक कर देता हूँ, तो मेरे को पता चल जाएगा कितना कितना प्राप्ति हुआ है। कि इसको कुल का सामने कुल करना है टोटल करके, फिर आपको ब्याज के सामने टोटल जितना भी ब्याज है यहाँ से यहाँ आपको इस तरह से टोटल आपको ब्याज वाले कॉलम में यहाँ ब्याज में लाना है जोड़ के। जैसा कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि बचत वाले बचत 2500, फिर इसी तरह 47,072 रुपया, 17,201 रुपया, तो इसी तरह आपको यहाँ पे लाना है। ठीक है, और इसको लाने के बाद आपको फिर यहाँ अलग अलग करना पड़ता है। इससे ग्राम संगठनों से बचत जो यहाँ पे बचत हुआ है वो दोनों को अलग करना होता है, कैश में अलग करना है और बैंक अलग करना है। तो आपको कैश कितना हुआ, बैंक कितना अलग कितना हुआ, तो यहाँ पे देखिए गिन सकते हैं आप। कैश पहले गिन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 200 यहाँ पर हो गया है आपका 200 और 100 300। ठीक है, तो 300 मेरा बचत होना चाहिए। अगर यहाँ सही है तो देखिए 300 यहाँ पे मेरा बचत है किस में है, यहाँ पे देखिए आपको इसमें दिखेगा, आपको बचत किस में दिख रहा है 300, बैंक वाले कॉलम में 300, और जो बचा यहाँ पे आपको 25 में से 3 इधर, तो फिर 2200 रुपया
यहाँ बैंक वाले कॉलम में दिख रहा है। तो सेम टू सेम इसी तरह से आपको बचत है तो किस्त का भी इसी तरह हम अलग कर यहाँ पे फार्मूला सेट कर दिए हैं, तो उसमें से वो अलग कर लेता है ऑटोमेटिक। तो आपको इस तरह से हम लोग तो यहाँ पे मैनुअल बनाइएगा तो मैनुअल आपको इस तरह से करना है और ख़ुद से आपको यहाँ पे अलग करना होता है। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे आगे देखने के बाद इसके अलावे बचत किस्त और ब्याज के अलावे अगर और भी कुछ आपको प्राप्त हुआ है, जैसे आपको बजट वगैरह कुछ प्राप्त होता है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, या तो बैंक में या फिर कैश में, जैसे आपको प्राप्त हुआ है यहाँ पे लिख दीजिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ते हुए जाएगा। अब देखते हैं SVP से वसूली। SVP एक प्रोजेक्ट है जो हर जगह कई अलग अलग नाम से चलता है, तो हमारे यहाँ तो SVP के नाम से बोलता है, तो उसको हम लोग यहाँ SVP नोट कर लिए हैं। तो SVP से मेरा कितना प्राप्त हुआ है वो मैं देख लेता हूँ। SVP यहाँ पे भी देख लीजिए, SVP से प्राप्त हुआ होगा। SVP से देखिए टोटल यहाँ पे है 26,770, वो भी सब है क्या है, चेक में कुछ नहीं है, सब बैंक में है। तो यहाँ पे 26,770, तो यहाँ पे कर दिया 26,770। ठीक है, इसको यहाँ पे एंट्री करने डालने के बाद फिर थोड़ा आगे आइए, आपको देख लीजिए और कुछ प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे आप डालिए। अगर यहाँ पे बैंक से आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहाँ पे आप डाल दीजिए। मेरे कॉलम में यहाँ पे मिला हुआ है तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मिला हुआ है बैंक से इस पर प्राप्त ब्याज 9,266 रुपये, तो मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरा बैंक में प्राप्त हुआ है तो बैंक में यहाँ डाल दीजिए, मैं डाल दे रहा हूँ 9,266 रुपये। ठीक है, इसको डालने के बाद अगर आपको कैडर का मानदेय अगर प्राप्त होता है आपके बैंक अकाउंट में तो यहाँ से आप डाल सकते हैं, अगर है तो डालिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। तो मेरे यहाँ पे नहीं है इस माह में, तो मैं इसको खाली छोड़ दे रहा हूँ। फिर सीनियर CRP का मानदेय अगर किसी तरह से और कैडर का मानदेय आता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा इसको हटा के आराम से, तो आपको यहाँ पे टोटल हो जाएगा। इसके बाद आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना जमा करा रहे हैं। तो अगर जैसे अपना कैश में जो प्राप्ति हुआ है ये वाला, यहाँ से जो मेरे को कैश प्राप्त हुआ है, यहाँ पे ये सब जो पैसा प्राप्त हुआ है ये वाला, तो इसको फिर हम लोग बैंक में जमा कराना पड़ता है संकुल संगठन के। तो हम लोग कितना जमा करा रहे हैं सो यहाँ बोल रहा है, तो यहाँ मैं जमा करा दे रहा हूँ। इसमें देख लेता हूँ एक बार कितना है। देखिए यहाँ पे 34,910 और 14,113, इनको दोनों को जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं डाल रहे तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ बैंक में ना, तो यहाँ पे आपको डालना है, इधर नहीं डालना है, बैंक में डालना है। प्राप्त हो रहा है। अब इसको डालने के बाद भरने के बाद आपको यहाँ से आपको टोटल करना पड़ेगा। ये वाला कॉलम में जितना भी अमाउंट है, जैसे 45,000, इसको ये वाला कॉलम में टोटल आपको यहाँ जोड़ के यहाँ पे लाना है कुल टोटल में। ठीक है, तो इसको अगर आप जोड़ें तो यहाँ पे मैं इसमें देख लेता हूँ कितना हुआ है मेरे पास। कुल राशि 79,188, इसमें कितना आ रहा है 79,188 रुपये, मतलब सब कुछ सही काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इधर बैंक साइड भी आप यहाँ पे टोटल आपको जोड़ के यहाँ लिखना है। ठीक है, 12,68,779, 12,68,779.33। ठीक है, यहाँ पर भी अब यहाँ प्राप्त होने के पूरा लिखने के बाद आपको आना है फिर भुगतान साइड में। यहाँ पे देखिए भुगतान साइड में आ गया हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, भुगतान है, खर्चे हैं, तो आपको यहाँ पर उसका एंट्री करना होता है। तो यहाँ पे नया ऋण मंजूरी, अगर किसी भैया को आप लोन दिए हैं तो यहाँ पे लिखिए, नहीं तो फिर खाली छोड़ दीजिए। तो मेरे पास इस माह में कोई नया ऋण नहीं है तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। और फिर यहाँ पे आपको आते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। तो आपको सबसे पहले है यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखिए मेरे पास है CLF पदाधिकारी का सफ़र खर्च, तो यहाँ पे है मेरे पास 200 रुपये। 200 रुपये यहाँ पे देख लेते हैं कितना है, इसको 200 इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए CLF पदाधिकारी का सफ़र खर्च 200 है, स्टेशनरी 20 का है 200। ठीक है, लेकिन वो मैंने कैश भुगतान किया तो कैश में लिख रहे हैं। स्टेशनरी आपका यहाँ पे है तो स्टेशनरी में डाल देता हूँ। स्टेशनरी
20 रुपया। फिर आगे है मेरा चाय नाश्ता खर्च यहाँ पे, तो इसको मैं डाल देता हूँ 1500, यहाँ पे लिख देता हूँ खर्चा। ठीक है, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिख सकते हैं कि EC1 मीटिंग में, EC2 में या कब कब डेट में कितना कितना का नाश्ता आया, चाय नाश्ता का खर्च हुआ था यहाँ, इसलिए एक एक लाइन छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अगर आपके पास और कोई किसी तरह का ट्रांजैक्शन है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपने से, तो वो भी लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे लिखते हैं, देख चलिए अभी फिर देख ले रहे हैं हम लोग थोड़ा सा आगे जाके। और मेरे पास कुछ है जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो उसको भी मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। फिर यहाँ आपको मिलेगा एक तो यहाँ पे मेरा छूटा हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है मेरे पास। इसी सदस्य का भी सफर खर्च होना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ बैंक शुल्क, बैंक चार्ज वगैरह, बैंक कमीशन चार्ज मेरे पास कटा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक में कटा हुआ है बैंक कमीशन चार्ज 885 रुपये कटा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब वो उसको लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी मेरा कटा हुआ है, यहाँ पे बैंक कमीशन चार्ज भुगतान 885 रुपये, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। और चलिए आगे देखते हैं। VO को हमने चेक रिटर्न किया था, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपके जो मेरे पास नहीं लिखा हुआ है तो उसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। चेक रिटर्न किए थे, कोरिया चेक रिटर्न किया, यहाँ पे उसको लिख दीजिए कितना का है, 39,000। और यहाँ पे मैं इसको फिर से बंद करना पड़ता है हमको, तो यहाँ कर दे रहा हूँ 39,240 रुपये। ठीक है, आपको बैंक से भुगतान किए हैं, तो बैंक में जैसे हमको प्राप्त हुआ था, बैंक में हम जमा किए थे, तो बैंक में क्लियर नहीं हुआ, तो उसको वो चेक हम लोग वापस कर दे रहे हैं। इसके बदले फिर नया चेक लेंगे अगला महीना में इसी सेम अमाउंट का। ठीक, और फिर एक तो यहाँ पे मेरा कॉलम छूट गया आपका, एक तो और है, जैसे कि हमने आपको बताया था SVP के लिए को भुगतान कितना किए, तो यहाँ पे आपको वो अमाउंट लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 26,770। ठीक है, इसको लिख दिए। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या चीज़ से दिए हैं, तो मैं लिख देता हूँ ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इसको लिखने के बाद आपको मिला लेना है कि कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो आपको इसमें रिकॉर्ड करना भूल गए। इसमें से मेरे पास और कुछ रिकॉर्ड है जिसको मैं यहाँ एंट्री कर देता हूँ। यहाँ मेरा है मरम्मती खर्च, यहाँ पे मेरा खर्चा हुआ था, तो मैं यहाँ उसको एंट्री कर दे रहा हूँ 16,437 रुपया। लेकिन ये वाला अमाउंट हमको यहाँ पे दिया था हमने नगद, तो नगद कर देता हूँ, लेकिन इसको यहाँ पर रहने देते हैं। इसको 16,437, एक मिनट, 16,437। ठीक है, इसको फिर यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमको नगद किए थे, तो नगद में इसको एंट्री किए हैं। और इसका और कुछ सामान खरीदे थे, तो CLF के लिए सामान खरीदी, सामान जो हम लोग खरीदे थे उसका भुगतान भी हम लोग कैश किए थे, तो उसको लिख देते हैं 15 और 6 हो गया आपका 21, यहाँ पे लिख दिए। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे SVP भुगतान, ये जो सामान खरीदे हम लोग, तो यहाँ पे लिख दिए थे, आप भी लिख सकते हैं अपने रजिस्टर में। और यहाँ पे इसको टोटल अमाउंट एक ही बार करके
यहाँ पे डाल दिए, फिर 16,437, तो 16,437 और इसको 2100 डाल दिए एक ही बार में, तो मेरा यहाँ पे निकल गया टोटल। आपको जो बैंक में भुगतान, यहाँ पे एक चीज़ देखना है आपको कि जो बैंक में जमा कर रहे हैं वो दोनों साइड आपको एंट्री रहना चाहिए, जिसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। टैली या अकाउंटिंग के भाषा में उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो उसको जैसे बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक में जमा प्राप्त हो रहा है तो बैंक में, और इसी ट्रांजैक्शन को फिर इधर भुगतान में लिखना है, कैश में दिखाना है कि भुगतान कैश और प्राप्त बैंक। ठीक है, तो इसको निकालने के बाद फिर आप देखिए इधर आपको एक बार में यहाँ पे इसको टोटल करने के बाद कुल राशि जो यहाँ पे आएगा सेम टू सेम यही राशि को आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वही राशि दिखेगा, और इसको दिखाने के बाद अब जितना भी इधर भुगतान किए हैं इन सबको जोड़ने के बाद उस राशि को कुल राशि में घटाने से आपका अंतिम शेष राशि निकल जाएगा। और इसी तरह से यहाँ फार्मूला सेट किया गया है और इस तरह से निकल रहा है। ठीक ना, तो अभी हम लोग रजिस्टर में देखते हैं उसका क्या बता रहा है और फिर हम लोग मिलाएंगे कि सही है कि नहीं है। तो भुगतान साइड है आपका, इधर देखिए तो यहाँ पे आपको बता रहा है 9,908 रुपया। तो इधर देख लेते हैं 9,908 रुपया सही बता रहा है। और यहाँ पे 12,01,884 है। तो यहाँ पर भी देखिए 12,01,884 रुपया 37 पैसा, इधर भी मतलब सही है। तो ये आपका हो जाएगा नगद पुस्तक। इस तरह से मतलब आपको लिखना होता है। ठीक है, और लिखने के बाद ये तो आपको सिर्फ प्रारंभ और अंतिम राशि यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। इनमें से अभी आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रसीद संख्या भी एंट्री करना होता है, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि रसीद संख्या यहाँ पे कितना कितना है, बहादुरपुर 509, 510, 13, 514, 515, 516, 517, 518, इस तरह से आपको मैनुअल फिट करना है। यहाँ पे इसको डालने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, इधर आपको अगर यहाँ पे मान लीजिए किसी में अगर आप यहाँ सीनियर सीआरपी का आपको देखना है कि ये बैंक में कब प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे आप उसका डेट डाल दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं उनको मेरा 12/04/2021 को प्राप्त हुआ है, तो दिनांक आप यहाँ इनके सामने लिखते जाइए। और यहाँ पे हम लोग रसीद लिख दिए हैं। अब साधारण खाता वही हम लोग अभी आगे वाले वीडियो में देखेंगे उसको कैसे भरना है। तो उसका पेज संख्या यहाँ पे एंट्री करना होता है। ठीक है, और जिस तरह से अभी यहाँ पे वाउचर जो होता है, वाउचर संख्या, उसको जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि वाउचर कैसे भरना है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वही नंबर यहाँ फिट करना है। तो अभी जब हम लोग फाइनल बनाएंगे तो उसमें इसको देखेंगे, यहाँ पे उसको वाउचर संख्या डालना पड़ता है। वाउचर के लिए अलग वीडियो है, वो हम आप लोगों को लिंक में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से बन रहा है आपका नगद रजिस्टर प्राप्त भुगतान। और इसके बाद यहाँ पे अभी आपको बैंक अंतिम शेष राशि आपका 9,908 रुपया बच रहा है हाथ में, मतलब कैश में, और आपका बैंक में यहाँ पे दिख रहा है। तो ये अमाउंट, तो इसके साथ और सारा रजिस्टर होता है, जैसे कि एक BRS रजिस्टर होता है, और आपका एक ठो चेक प्राप्त भुगतान रजिस्टर होता है। तो चेक प्राप्त भुगतान में भी आपको देखना पड़ता है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग साधारण खाता वही देखेंगे, और साधारण खाता वही होने के बाद हम लोग फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली में इसको रिकॉर्ड करके देखेंगे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये आपका नगद पुस्तक हो गया। तो ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई राय है तो हमें कमेंट में दे सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। ठीक है, तो अब जो कुछ भी अगर कुछ इसमें आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके बताइए, उसको ऊपर फिर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक ना, तो अभी हम लोग ये वीडियो समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे BRS सीखेंगे, क्योंकि BRS को भरना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो अंतिम शेष राशि दिख रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे बैंक अकाउंट में अभी इतना अमाउंट होगा, या तो कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। तो उसको कैसे मिलान करना है, उसके लिए हम लोग आगे वाले
वीडियो में देखेंगे। इसका मेन आपको यही टोटल आपको करना था कि किसी भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट किस माध्यम से किया गया है। बैंक माध्यम से किया गया तो बैंक वाले कॉलम में लिखिए, और अगर कैश के माध्यम से किया गया है तो कैश वाले कॉलम में लिखिए। तो फिर हम लोग आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। चलिए तो